भारत ग्लोबल स्मार्टफोन सप्लाई चेन में कोई मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस नहीं है, बल्कि यहाँ बस इंपोर्टेड कंपोनेंट्स को जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। यानी भारत सिर्फ एक असेंबली हब है और हमारी टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस लगभग 0% है। मोबाइल क्रांति के लगभग 30 साल बाद भी हम क्वालकॉम, सैमसंग डिस्प्ले या सोनी जैसी कंपनी भारत में नहीं बना पाए हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत में डीप टेक कैपेबिलिटीज की कमी सिर्फ स्मार्टफोन्स या इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। साल 2024 में R.A. माशेलकर, अजय शाह और सुजन थॉमस ने इंडियन स्पेस सेक्टर पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने इस सेक्टर की स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक्स को गहराई से उजागर किया। देखिए, चंद्रयान 3 के जरिए भारत ने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बना। मंगलयान के जरिए भारत पहले ही प्रयास में मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचने वाला भी पहला देश बना। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये उपलब्धियां इसरो इसलिए अचीव कर पाया क्योंकि इसरो लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में 90% से ज्यादा सेल्फ रिलायंट है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो है इंडियन सैटेलाइट, जिनमें लगने वाले 50% से ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट्स आज भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जैसे सोलर सेल्स जर्मनी से आते हैं, ऑल्टीट्यूड डिटरमिनेशन कंट्रोल सिस्टम फ्रांस से, ऑप्टिकल पेलोड साउथ अफ्रीका से, एटॉमिक क्लॉक स्विट्जरलैंड से, फ्रंट एंड चिप्स ताइवान से, थ्रस्टर्स और जायरोस्कोप भी फ्रांस से। एक केस में तो 200 करोड़ की इंडियन सैटेलाइट में चाइना से $13 का स्पेस ग्रेड जीपीएस सिस्टम इंपोर्ट करना पड़ा था। अब कमाल की चीज ये है कि अमेरिका का नासा भी सैटेलाइट टेक में एस्टिमेटेडली सिर्फ 50 से 60% तक ही सेल्फ रिलायंट है। लेकिन तब भी नासा को किसी और देश से कोई भी कोर कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट और नासा को ये पता था कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट स्पेस सेक्टर जैसे नीश मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कोर कंपोनेंट को डेवलप करने में 15 से 20 साल तक सिर्फ R&D में लग सकते हैं। इसलिए नासा ने अपने इंसेप्शन यानी 1958 से ही खुद डिमांड क्रिएट करनी शुरू की और अपने बजट का 85% तक प्राइवेट एंटिटीज को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स देने में खर्च किया, जिससे प्राइवेट एंटिटीज R&D, इंफ्रा और ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट कर पाए। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरा अमेरिकन स्पेस सेक्टर डाइवर्सिफाई हो गया। स्पेसएक्स, ज़ाइगो, ब्लू ओरिजिन जैसी एरोस्पेस कंपनीज उभर कर आई और अमेरिकन स्पेस सेक्टर 100% सेल्फ रिलायंट बन गया। लेकिन इसरो ने R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हमेशा से खुद तक ही सीमित रखा, जिस वजह से एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कभी भी डाइवर्सिफाई नहीं हो पाई। हालांकि इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने साल 2020 में स्पेस सेक्टर को लिबरलाइज भी किया, जिसके बाद भारत में प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 50 से बढ़कर 400 से ज्यादा हो गई। लेकिन ये सभी स्टार्टअप्स इंपोर्टेड कोर कंपोनेंट्स को असेंबल कर सैटेलाइट बनाने में लग गए।